चलिए, लगातार हम आपको अपडेट तो पहुंचा रहे हैं। तमाम जगह पर मौजूद हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट आप तक दे रहे हैं। इस बीच हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं आरपी सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता। आरपी जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं अवधेश जैन, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अवधेश जैन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं रुद्र अवस्थी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका भी। और सबसे पहले आरपी सिंह जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं और आपसे समझना चाह रही हूं कि लगभग 10:30 बजकर से ज्यादा ही समय हो गया, 10:35 कुछ सेकंड्स हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहा है आपके दिल इन चुनावों को लेकर, इस सत्ता की पहली जंग को लेकर? जो कुछ इनपुट्स आपको अब तक मिला है वो क्या कह रहा है? तो प्रक्रिया चल रही है। वहाँ के तमाम मतदाता बंधुओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए, क्योंकि ये चुनाव छत्तीसगढ़ को विकसित और आगे ले जाने वाला चुनाव है। इस चुनाव से ही हम इस राज्य की एक नई पहचान देने जा रहे हैं। जहां तक आपके प्रश्न की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 का जब चुनाव हुआ था तो आपने देखा था कि बस्तर संभाग की 12 सीटें थी, 12 में से हम 11 सीटें जीते थे और दुर्ग संभाग की जो सीटें थी वो 8 थी, उसमें से हम 7 जीते थे। मात्र एक सीट जो है बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा के हम हारे थे और दुर्ग संभाग में एक सीट जो है नांदगांव। अभी तक जो ये सेंसिटिव बेल्ट होने के बावजूद बड़ा शांतिप्रिय ढंग से सभी जगह वोटिंग चालू हो गया है और जिसका मतलब सीधा ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद एक शांति जो स्थापित करने की हम सभी कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें हम सफल होते नजर आ रहे हैं। मत का प्रयोग कर दिए कि अभी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे। तो छविंद्र कर्मा जी को आप सुन रहे थे, माफ कीजिएगा आरपी सिंह जी, बीच में चूंकि छविंद्र कर्मा नए प्रत्याशी भी हैं आपके। देवती जी ने अपनी बेटी को इस बार टिकट दिलाई है और क्या कुछ है ये देखने का जो वक्त है वो तो 3 तारीख को है, 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएंगे। लेकिन बेहद दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने 3 नए चेहरों पर इस बार भरोसा जताया, उसमें से एक छविंद्र कर्मा जी भी हैं। जी आरपी जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं कि क्यों इस बार आपको वोट देना चाहिए एक बार फिर से, क्यों 2018 का मैंडेट रिपीट करना चाहिए जनता को? देखिए, मैंडेट जनता को इससे रिपीट करना चाहिए कि जो नक्सलवाद रमन सिंह के कार्यकाल में मात्र 3 जिलों तक सीमित था, वो 15 वर्षों में बढ़ते बढ़ते 18 जिलों तक पहुंच गया और 18 जिलों में रमन सिंह जी का खुद का गृह जिला भी शामिल था, कवर्धा, जहां नक्सलवाद कभी था ही नहीं। तो नक्सलवादियों से साठगांठ करके जो उन्होंने 15 साल सरकार चलाई, उससे जनता को हमने मुक्ति दिलाई 2018 में। और केंद्रीय गृह मंत्री जब आते हैं तो बीजापुर में जाकर जंगल के अंदर स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और वहां कहते हैं कि नक्सल हिंसा में 52% से ज्यादा की कमी आई है। सीआरपीएफ के डीजी का रिकॉर्ड बयान है कि लगभग 70% नक्सलवाद में कमी आई है और सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 750 से ज्यादा गांव नक्सल मुक्त हो चुके हैं। तो हमारे के ऊपर जो है बस्तर की जनता इसलिए भरोसा करती है कि हमने उन्हें आजादी दी है, हमने उन्हें नक्सलवाद से मुक्ति दी है। 750 गांव में लोग जहां नक्सलियों के डर से आना जाना बंद कर चुके थे, वहां लोग अब जा रहे हैं। रमन सिंह की सरकार ने बस्तर को दिया क्या था? एक दिन में युक्तिकरण के नाम पर 3000 स्कूल बंद कर दिए थे आपने। हमने अपनी सत्ता में आने के बाद 315 स्कूल ऐसे वहां चालू किए हैं जो रमन सिंह ने अपने 15 साल के कार्यकाल में बंद कर दिए थे। याद कीजिए, आप ही के चैनलों में हम लोग खबर देखते थे कि जगरगुंडा में राशन पहुंचाने के लिए 2000 जवान लगाए जाते थे और 6 महीने का राशन ले जाकर डंप कर दिया जाता था। आज आप वहां जाइए, 25 रुपए के टिकट कराकर बस में बैठ कर आप जगरगुंडा जा सकती हैं और 2 घंटे बाद वापस आ सकती हैं। आदमी मोटरसाइकिल से जगरगुंडा जाता है और आता है। ये बदलाव कहीं आया है बस्तर में तो हमारी वजह से आया है, क्योंकि हमारी नक्सल नीति बड़ी स्पष्ट है। विश्वास, विकास और सुरक्षा। पहले लोगों का विश्वास जीतो, क्षेत्र का विकास करो और वहां के सुरक्षा प्रबंध को शानदार ढंग से करो। यही कारण है कि नक्सलवाद वहां अंतिम सांसें गिन रहा है। आज देखिए, इतना बड़ा चुनाव का महोत्सव चल रहा है, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। एक छोटी सी घटना सामने आई है जहां आईईडी ब्लास्ट करने की कोशिश की, एक हमारे जवान को चोट आया है, लेकिन इसके अलावा पूरे बस्तर से कहीं भी कोई नक्सल वारदात की सूचना नहीं है।
ये बताता है आरपी कि जी, हमारी आरपी जी सरकार यहाँ पर रोक रही हूँ। अभी बीते कुछ दिनों से बीजेपी आरोप लगाती रही टारगेट किलिंग हो रही है, नक्सली कर रहे हैं। इस बारे में तो जानकारी होगी। आपने कहा, आपने कल जो जवान घायल हुए हैं, चुनाव कर्मियों को भी कुछ तकलीफ हुई है, 2 लोगों को, वो तो ठीक है, वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी कहती है कि टारगेट किलिंग होने लगी है। आप कह रहे हैं कि नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म है। अगर 2 कार्यकर्ताओं के नक्सलियों द्वारा हत्या हो जाती है, उसे टारगेट किलिंग कहा जाता है। तो झीरम में जो हमारे 32 जवानों की हत्या हुई और 15 वर्ष के कार्यकाल में हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं नेताओं की हत्या हुई, उसे कौन सा किलिंग कहेंगे? तो जो लोग आदतन अपराधी हैं, जो लोग आदतन हत्यारे हैं, उन्हें पता है टारगेट किलिंग क्या होती है। हमने तो इस शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया। हमारे लगभग 300 जो है साथियों ने वहां पर शहादत दी है। हमने टारगेट किलिंग शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया। 15 वर्षों के कार्यकाल में रमन सिंह के किसी नेता ने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम इस शब्द से ही अनजान थे। आपने 15 साल यही किया था, चुन चुन के लोगों को मरवाया है, चुन चुन के हत्याएं करवाई हैं। ठीक तो है, आपको अवधेश पता है। जैन जी का भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अवधेश जैन जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश जी कह रहे हैं कि कितनी कम घटनाएं हो गई हैं और आप इसे टारगेट किलिंग कह रहे हैं। 300 शहादतें कह रहे हैं हमने दी है, और आप कहाँ हिसाब किताब करने अभी बैठे हैं। वैसे हत्या 1 हो या 300 हो, महत्वपूर्ण सभी की जान है। अवधेश जी, सिर्फ 20 सीटों में जो अभी मतदान हो रहा है आज, उनमें से सिर्फ 1 पर आप है, 19 पर कांग्रेस है। क्या उम्मीद के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं आपके प्रत्याशी, और क्यों जनता को आपको वोट करना चाहिए? देखिए, आरती भैया जो कह रहे थे, उससे मैं ये बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद में बस्तर जो नक्सल मुक्त था, वहां पर नक्सली जो विकसित हुए, पालित हुए, पोषित हुए, वो कांग्रेस सरकार के समय हुए, प्रारंभ भी उसी समय हुए, विकसित भी उसी समय हुए। उसके बाद नक्सल संपर्क करके पालित पोषित भी करने का काम, पूरा का पूरा काम जो है 2003 आजादी के बाद से 2003 तक लगभग पूरे समय में कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया। जब भाजपा सरकार आई, उसके बाद पूरे क्षेत्र में जो सुरक्षा लगाई गई और जिस प्रकार से नक्सलियों को समाप्त किया गया, उसके पश्चात 2018 में जैसे ही कांग्रेस आई, तत्काल वहां से सुरक्षा में कमी करके, तत्काल वहां से नक्सलियों से संपर्क करके उनको अपने राजनीतिक हथकंडे का टूल किट बना करके, उन्हें राजनीतिक हथकंडों का षड्यंत्र का हिस्सा बना करके, उसका उपयोग करके लगातार वो भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार नहीं करने की धमकी दे रहे हैं, लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रहे हैं। और ये लोकतंत्र की एक प्रकार से हत्या है। आज लोकतंत्र का महापर्व है, मतदान का दिन है, और दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस की सरकार लोकतंत्र की हत्या करने की इस देश की सबसे बड़ी षड्यंत्रकारी पार्टी हो गई है, और नक्सलियों से मिसाटघाट, नक्सलियों को पालित पोषित करने का पूरा से उनका है। दूसरा, भैया ये कह रहे थे कि उस क्षेत्र में जगह गुंडा जाके देखिए। मैं आपको लेके चलता हूँ, चलिए बीजापुर में साथ में। आंतरिक क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ता जा सकते हैं, निसंदी जा सकते हैं, परंतु आंतरिक क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ता प्रचार के लिए नहीं जा सकते। आप चलिए मेरे साथ में सुकमा, आप चलिए मेरे साथ में नारायणपुर, वहां पर छोटे डोंगर, बड़े डोंगर में कहीं पर भी भाजपा कार्यकर्ता नहीं जा सकते। आम जनता जाने में घबराती है, और वहां पर आप बोलते बस से चले जाइए, 25 रुपए दे के चले जाइए, वहां पर आप नहीं जा सकती है, स्थिति है। और तो और आम जनता की स्थिति ये है कि वहां पर रतन दुबे की हत्या के बाद में, हमारे जो स्वर्गीय रतन दुबे जी है, वहां पर हत्या होने के बाद में वहां की जनता भयग्रस्त है, और जो भाजपा के पक्ष में मतदान होता है वो मतदान नहीं हो पाएगा, ऐसा षड्यंत्र करने के लिए उनकी हत्या कराई गई है। ये तो हत्यारों की पार्टी है। और आप जिस दंतेवाड़ा में बात कर रहे हैं, तो उसमें भीमा मंडावी जी की शहादत नहीं भूली है, और भीमा मंडावी जी वहां पर आज शहादत के बाद में जिस हिसाब से वहां पर नक्सलियों का भय व्याप्त है, वो किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, तो नक्सलवाद अभी मौजूद हैं। आरपी सिंह जी कह रहे हैं खत्म है। रुद्र अवस्थी जी, आपसे उम्मीद है कि आप वास्तविक स्थिति से रूबरू कराएंगे हमारे दर्शकों को कि वहां पर क्या स्थिति है। चूंकि बस्तर संभाग की 12 महत्वपूर्ण सीटें हैं, और इस बार चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो गया है कि पहले 2003-2008 का आंकड़ा देखते हैं तो जो बीजेपी है वो उसके पक्ष में रहा। 2013-18 के बाद बीजेपी पूरी तरीके से वहां क्लीन स्वीप जो है वो कांग्रेस ने किया 2018 में। ऐसे में वर्तमान स्थिति और नक्सलवाद, ये 2
महत्वपूर्ण सवाल बस्तर के बारे में। रुद्र जी, किस तरह लोगों को अपडेट करेंगे कि वाकई में स्थिति क्या है? लेकिन उससे पहले एक चीज हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे कि 3 दिन पहले बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या कर दी गई, लेकिन उनका परिवार आज मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचा है। इस दुख की घड़ी में भी उन्होंने मतदान किया है, यानी लोकतंत्र पे विश्वास अब भी कायम है और अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए उनके परिवार के लोग गए। संवेदना IANS 24/7 हरिभूमि की उनके साथ हैं ही। रुद्र जी, बताइए वास्तविक स्थिति। देखिए, ये जो अभी पहले चरण का चुनाव हो रहा है, ये तो माओवादी प्रभावित क्षेत्र उसमें आता है जो अब तक अपन देखते आ रहे हैं। और यहाँ पर जो चुनाव जिस ढंग से एक छत्तीसगढ़ ही अकेला ऐसा राज्य है जहां 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं, इसकी वजह यही है कि ये क्षेत्र कुछ विशेष तो निश्चित रूप से माना जाता है। और दूसरी स्थिति यह है कि घटनाएं इसके पहले भी होती रही हैं, अभी हाल में भी हो रही है, जिस घटना का आप अभी जिक्र किए हैं। इससे लगता है ये दोनों चीजें बताती है कि एक अलग चरण में यहाँ का चुनाव कराना और ये हाल में जो घटनाएं हो रही हैं ये बता रही हैं कि वहां पर कुछ विशेष स्थिति है छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले। अब रहा सवाल ये है कि ये हमारे लोकतंत्र की खासियत है कि हम इसके बावजूद जो लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसका हम तमाम इंतजाम के साथ हम इसका आयोजन करते हैं और इसकी पूरी तैयारी करते हैं और लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब तक जो मतदान की स्थिति सामने आ रही है, लोग आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और रहा सवाल इसका कि ये क्या इस बार की स्थिति क्या होगी, आपने 2003, 8 और 13 और 18 के चुनावों के नतीजों को सामने रखा, तो ये क्षेत्र निश्चित रूप से ये माना जाता है कि सत्ता का द्वार यहां से खुलता है। आप देखिए, ज्यादातर जब इस क्षेत्र के लोगों ने जिस भी पार्टी का समर्थन किया उसकी सरकारें बनती रही है, कुछ अपवाद को छोड़कर। इस बार भी यहाँ प्रमुख रूप से मुद्दे जो रहे हैं, अगर आप आगे इसका जिक्र करेंगे तो इस पर चर्चा होगी। अभी की स्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि ये क्षेत्र अगर तो भी इस क्षेत्र में जो चुनाव को लेकर जो तैयारियां हुई हैं और चुनाव हो रहा है, हम उम्मीद ये करेंगे कि यहां भी मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा रहे और लोग चुनाव में आगे आए, अपने मतदान का प्रयोग करें। जी बिल्कुल रुद्र जी, वाकई में। लेकिन इस बीच एक खबर हमें मिल रही है, हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खस्ता हाल सड़क से नाराज हैं ग्रामीण। आरपी सिंह जी तैयार रहिए, आप ही के लिए है ये खबर। और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, पंडरिया भरेवा पारा में मतदान का बहिष्कार हुआ। यहाँ पे मतदान क्रमांक 99 बताया जा रहा है, अब तक नहीं डाला गया एक भी वोट। खस्ता हाल सड़क से नाराज हैं ग्रामीण यहाँ पर, और इसे लेकर उन्होंने मतदान का बहिष्कार कर दिया, चुनाव का बहिष्कार कर दिया। और भरेवा पारा में मतदान का बहिष्कार की खबर पंडरिया से खबर आ रही है। मतदान क्रमांक 99 में अभी तक एक भी वोट नहीं डाला गया है। आरपी सिंह जी, ये जो खबर अभी आई है ये आप ही के लिए है, बताइए जरा। आप कह रहे हैं कि खूब विकास किया है, लेकिन यहाँ पर तो चुनाव बहिष्कार होना नहीं चाहिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन इतने नाराज कि अभी तक एक भी वोट नहीं गया। बताइए, पंडरिया में तो आप पुरजोर कोशिश की है आपने, और इसीलिए भी कि यहाँ बीजेपी ने तो अपना नया प्रत्याशी उतारा ही है, लेकिन कॉन्फिडेंस में यहाँ पर कांग्रेस है नीलकंठ चंद्रवंशी जी के साथ। बताइए। देखिए सोनल जी, सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि पंडरिया से चुनाव लड़ कौन रहा है। डॉक्टर साहब की भांजी, जो पार्टी परिवारवाद के नाम पर वो तो मांगती है, पूरे देश में छाती पीटते हुए घूमती है, हाय परिवारवाद, हाय परिवारवाद, वही बीजेपी अब क्या है, भांजा भांजी जनता पार्टी। नांदगांव से मामा जी, खैरागढ़ से भांजे साहब, और पंडरिया से भांजी जी। और हो क्या रहा है कि मामा भी चुनाव हार रहे हैं, भांजा जी भी चुनाव हार रहे हैं, और भांजी जी भी चुनाव हार रही हैं। तो जब भांजी जी चुनाव हारेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस ऐसी प्राइवेट नौटंकी नहीं कराएंगे। तो आप इस बारे में टेलीविजन पर क्यों बात करेंगी? ये प्राइवेट नौटंकी है जो पंडरिया की जनता जानती है। और आज के चुनाव में ये भांजा भांजी पार्टी के मामा और भांजा भांजी ये तीनों हारने वाले हैं, तीनों का सुपड़ा साफ होने वाला है। पिछली बार हम जो है 20 में से 19 जीते थे,
इस बार हम 20 में से 20 सीट जीतने जा रहे हैं, क्योंकि नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ कैसे जीतेंगे, यहाँ पर वोट ही नहीं होगा तो क्या होगा। आरपी सिंह जी, आपने बड़ी आसानी से जो है परिवारवाद पर ये मोड़ दिया मेरे क्वेश्चन को। मुझे बताइए ना, यहाँ पर यदि विकास नहीं हुआ है, आप तो कह रहे हैं कि भाई राजनांदगांव की जो एकमात्र सीट है वो भी हमें मिलने जा रही है, लेकिन जब हम कवर्धा के आसपास क्षेत्र को देखते हैं तो पंडरिया उसी में आता है, वहां ये हालात है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है यहाँ पर। भाई कैसे यहाँ पर सड़कों का विकास नहीं हुआ या लोग नाराज हैं? आप कह रहे हैं कि बीजेपी का ये सब कुछ मनगढ़ंत है, प्रायोजित है। भाई सड़क नहीं बनी तो मतलब ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी जनता जो है वो उसका वोट क्या प्रायोजित हो जाएगा क्या? ये तो गलत बात है आरपी जी। पूरी जनता की बात तो मैंने की रही और नहीं अपने तो आप शब्दों वो को नहीं जा रही ना, मैंने यही तो आपसे सवाल किया कि वो जा नहीं रहे वहां पे, नाराज है। सुन लीजिए, अपने मुंह को मेरे शब्दों में ठूसने का प्रयास मत कीजिए। हाँ। आपने पूछ लिया, अब शांत हो जाइए। हाँ। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन हाँ, तो लीजिए। बताइए वहां सड़क नहीं बनी तो। हाँ, तो वही जवाब दे रहा हूँ कि 20 विधानसभा में चुनाव हो रहा है, एकमात्र बूथ से विरोध होता है, बाकी विधानसभा में बूथ नहीं है। या पंडरिया में जहां आप दिखा रही हैं वहां एक ही बूथ है, एक बूथ पर चुनाव हुआ, पंडरिया का हार जीत का फैसला हो जाएगा। ये प्रायोजित जो बीजेपी के तमाशे है ना, ये 30 साल की राजनीति में हमने बहुत देखे हैं। आखिर एक ही जगह विरोध क्यों हो रहा है? पंडरिया में औसत 200 बूथ होंगे, 200 बूथ में से 2 जगह विरोध नहीं हो रहा है, सिर्फ एक जगह विरोध हो रहा है। एक जगह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रखती है, ऐसा आपको लग रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? बताइए, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है, बताइए अवधेश जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रायोजित है आरपी सिंह जी कह रहे हैं ये सब कुछ। देखिए भैया, परिवारवाद की बात कर रहे थे, परिवारवाद में गांधी अपने शब्दों को मेरे मुंह पर डालने का प्रयास मत कीजिए। मैं सर आपका बयान आपको सुना दूंगी दोबारा। आरपी जी, आपने क्या कहा अभी मैं सुनवा दूंगी आपको। मैंने कहा है कि एक बूथ में अगर विरोध हो रहा है तो बाकी बूथ में विरोध हाँ, नहीं उसके हो रहा पहले है। वाली भी ये प्रतिक्रिया प्रायोजित है। बताइए ये अवधेश जी, प्रायोजित है। बताइए। मैंने कभी नहीं कहा कि हमको इस पर पक्ष रखने का अवसर दीजिए भैया, नहीं ठीक है, बोलिए सर, बोलिए क्यों ऐसा आरोप लग रहा है आप पर? परिवारवाद की पार्टी, पत्रकार रहे, पक्षकार मत बनिए आप। जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मतलब जिसका पूरा नेतृत्व एक परिवार से चल रहा है, गांधी पार्टी आज तक, आजादी के बाद से आज तक केवल गांधी पार्टी, और वो आज परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, और वो भी किस पर आरोप लगा रहे हैं? सर विषय पे रहिए ना, बहुत सारे सवाल हैं आज मतदान। सर विषय पे रहिए, मैं नहीं कर रही परिवारवाद की बात, मुझे नहीं करनी। हरिवापारा पंडरिया एक ये विषय मीडिया तक आया है, ऐसे सैकड़ों विषय हैं पूरे 28 मतदान केंद्र में जो मीडिया तक नहीं आ पाया है। आम जनता खस्ता हाल रोड में, आम जनता विकास नहीं होने के कारण, आम जनता नल जल का जो पानी आपको पहुंचाना था वो नहीं पहुंचाने के कारण, आम जनता आपके भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार कौन सा? आप महादेव आयोग का भ्रष्टाचार। ठीक, इतने घोटाले आपने किए हैं, उससे आम जनता त्रस्त है। चुनाव के पहले चरण के मतदान जो है वो शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से विजय शर्मा को जो है दावेदार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, वहीं उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी उन्हें वोट देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। विजय शर्मा जी की माता जी हमारे साथ हैं, वोट दिया है, क्या कहेंगे? बोल सकते हैं यहाँ? जी हाँ, बोल सकते हैं ना, 4 नंबर में दी हूँ विजय शर्मा, यही बोलना है। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे? जीतेगा भाई मेरा। क्या तैयारी, कैसा लग रहा है? तैयारी पूरी हुई है? हाँ हाँ, पूरा तैयारी पूरी है और जीतेगा मेरा बेटा। क्या लगता है जनता इस बार भरोसा दिखाएगी, बदलाव दिखाएगी, बराबर दिखाएगी, जनता भरोसा दिखाएगी। तो ये विजय शर्मा जी की माता है जिन्होंने वोट अभी अभी मतदान करके जो है वो केंद्र से बाहर निकली हैं और उन्होंने भी अपना जो मतदान है वो यहाँ पर कर लिया है। अब देखना होगा चुनाव के परिणाम क्या कुछ सामने आते हैं। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सन, NS24/7 रायपुर। वर्धा की ये तस्वीरें थी जहां पर विजय शर्मा जो कि बीजेपी कैंडिडेट हैं, उनकी माताजी ने वोट किया है और उसके बाद वो पोलिंग बूथ से बाहर आने के बाद बता रही थी कि मैंने वोट कर दिया है। मोहम्मद अकबर और कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, उनसे मुकाबला है विजय शर्मा का, कैबिनेट मंत्री भी हैं और ऐसे में कवर्धा भी VVIP सीट है जिस पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। वाकई में जनता कितनी भोली होती है और माँ खास तौर पर, उन्हें ये भी नहीं पता था कि मुझे क्या बोलना है, डर रही थी हर चीज कदम, जो हर चीज बात में क्या बोलूं नहीं बोलूं। वाकई में ये खूबसूरत तस्वीर होती है
जब माँ अपने बेटे के लिए वहां पर वोट करने जा रही है। और क्या, क्योंकि नियम कायदे हैं सब कुछ, लेकिन कुछ लोगों के लिए सब खत्म हो जाते हैं और कुछ लोगों के लिए कार्रवाई तक पहुंच जाते हैं। फिलहाल हम लगातार बने हुए हैं 20 विधानसभा सीटें जो कि छत्तीसगढ़ में जिन पर मतदान हो रहा है उनके बारे में। आरपी जी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, अवधेश जैन जी है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, रुद्र अवस्थी जी जो है इन दोनों के बीच में है और वो निष्पक्ष है जो कि अपनी बात कह रहे हैं। चलिए यहाँ पर अवधेश जी आपका रुख कर लेती हूँ। आरपी जी भी चाहते थे कि आपसे जरूर पूछा जाए ये चुनाव बहिष्कार, वैसे तो आज नक्सल बेल्ट में ये मतदान प्रक्रिया जारी है और यहाँ पर कई जगह नक्सलियों ने मतदान के बहिष्कार की अपील की थी, चस्पा किए थे पोस्टर, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि निडर होकर। लेकिन पंडरिया ये अलग क्षेत्र है, इसमें इस तरह का बहिष्कार करना ये वाकई में कितना नुकसानदायक है। हालांकि जब हम नोटा की बात करते हैं तो 2018 में अच्छे खासे नोटा पर भी पड़े। कितना चिंता का विषय पंडरिया के इस मतदान केंद्र से जो जानकारी मिल रही है? जी, मैं आपको बता रहा था अभी जिस क्षेत्र में मतदान हो रहा है 20 क्षेत्र, वो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है और ये कांग्रेस की पालित कोशिश क्षेत्र है, जैसा कि मैं पूर्व बताया। पर इस क्षेत्र में एक और बड़ी समस्या है, वो बड़ी समस्या है धर्मांतरण की। धर्मांतरण में पूरे बस्तर क्षेत्र में आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने का इन्होंने 5 वर्ष भरपूर प्रयास किया। और तो और जहां पर आदिवासी धर्मांतरित नहीं हुए वहां पर कुछ पादरी और कुछ षड्यंत्रकारी घुस करके वहां मारपीट करते नारायणपुर में, और नारायणपुर के 350 आम नागरिकों को, आदिवासी भाइयों को ये जेल तक भिजवा देते हैं, जिसको 6 महीने बाद जमानत होती है। और जो षड्यंत्रकारी पादरी है वो अगले दिन छूट जाते हैं। तो ठीक है, आप इस मुद्दे को उठाते रहे। आरपी सिंह जी, कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर ये मुद्दा प्रभावित कर सकता है वोटों को? धर्मांतरण को लेकर जो है आरोप लगते रहे और ये बड़े आरोप लगते रहे, खासतौर पर पीसीसी चीफ जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से कह रहे हैं कि उस क्षेत्र में भी काफी धर्मांतरण हुआ है और बीजेपी से समय समय पर उठाती रही। इस विषय में स्पष्ट करेंगे? देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी ने डॉक्टर रमन सिंह जी को एक सार्वजनिक चुनौती दी थी। अगर आप में हिम्मत है तो किसी मंच पर आ जाइए, मैं आंकड़े आपके सामने लेके आता हूं कि सर्वाधिक चर्च इस राज्य में कब बने। तो सर्वाधिक चर्च रमन सिंह के कार्यकाल में बने। जिस दिन भूपेश बघेल जी ने चुनौती दी उसके बाद से डॉक्टर रमन सिंह मुंह में दही जमा के बैठ गए। इस बात का आज तक जवाब नहीं दिए। है चुनौती तो स्वीकार कर लीजिए, कल आ जाइए, हम स्वागत करते हैं आपका। दूसरी बात, जिस धर्मांतरण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग छाती पीटते हैं, हाय धर्मांतरण, उसी धर्मांतरित व्यक्ति को आपने सरगुजा संभाग में टिकट दी है, तो ये बताता है कि आपको चर्च से कितना प्यार है और धर्मांतरण से कितना प्यार है। बात को और आगे बढ़ाता हूं मैं कि हमने 5 साल में लगातार पूछा कि धर्मांतरण किसका हुआ है। धर्मांतरण विरोधी कानून तो कांग्रेस की सरकार ने संयुक्त मध्य प्रदेश में बना दिया था। संयुक्त मध्य प्रदेश में कानून बना हुआ है। क्या एक भी शिकायतकर्ता सामने आया? मेरी जानकारी में तो नहीं है। सोनल जी, आपकी जानकारी में तो बता दीजिए कि किसी व्यक्ति ने पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं एक शिकायत की हो कि मेरा धर्मांतरण जबरिया करवाया गया हो। हाँ, लेकिन एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा, अब भारतीय जनता पार्टी के किसी मित्र का या उनके परिजनों का धर्मांतरण हुआ हो तो उसकी शिकायत जरूर करवा दे, हम कार्रवाई कर देंगे। ये फटा हुआ ढोल जो आप हिंदू मुस्लिम राम रहीम धर्मांतरण, ये काम नहीं आएगा भाई। काम आता है विकास, डेवलपमेंट। रमन सिंह की कार्यकाल में यहाँ 40% गरीबी थी, 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीते थे और हमारी सरकार आने के बाद 5 साल के अंदर 40 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, केंद्र में बैठे मोदी जी कहते हैं, उनका नीति आयोग कहता है। ये कहते हैं कि हमने काम नहीं किया। तो मोदी जी ने हमको 70 पुरस्कार क्यों दिए भाई? हम तो गैरी थे मोदी जी पुरस्कार दे दीजिए। आप ही ने बुला के दिए हैं, यानी मोदी जी झूठे हैं, आप लोग सच्चे हैं। तो अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री को झूठा क्यों साबित करते हैं? अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री को आपको नीचा दिखा के क्या मिल जाता है भाई? अगर हमने काम किया है, मोदी जी ने हमको पुरस्कृत किया है तो उसका सम्मान कीजिए। हमारा भी कम से कम मोदी जी का सम्मान कीजिए। और ठीक है 15 साल की रुद्र जी, जल्दी से इस पर काउंटर कर दीजिए। रुद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है इस विषय में, और वो ये धर्मांतरण को लेकर कितना प्रभावित करेगा, खासतौर पर चूंकि बस्तर की 12 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, जो मतदान हो रहा है, कहाँ कौन सी सीट ज्यादा प्रभावित रहेगी? इस मुद्दे से थोड़ा समझाइए दर्शकों को। देखिए, धर्मांतरण की चर्चा तो जब भी चुनाव होते हैं छत्तीसगढ़ में इसकी बात उठती है,
लेकिन अभी अगर आप पिछले चुनावों के रिकॉर्ड सामने रखें तो ऐसा कोई बड़ा उदाहरण नहीं दिखता कि धर्मांतरण के आधार पर लोगों ने वोट किया हो और बहुत बड़े परिवर्तन किए हो। इस तरह की हमारे सामने अब तक रिकॉर्ड नहीं है। और जहां तक सवाल है कुछ जो घटनाएं हुई हैं, तो यह माना जा सकता है कि स्थानीय स्तर पर उन बातों का अपना असर होगा, क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़ी हुई बातें रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में जो एक बड़े जो क्षेत्र एरिया है उसमें अगर ये चर्चा होगी तो जो वनोपज के ऊपर जो लोग आधारित हैं, उनके रोजगार को लेकर सरकार ने क्या किया है, कितनी उनकी अपेक्षाएं थी वो पूरी हुई है। मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो है वो ज्यादा प्रभावी होगा। और जिसकी चर्चा होनी चाहिए, आरपी जी से पूछा जाना चाहिए। अब आरपी जी पिछले 15 साल के रिकॉर्ड लेकर बैठेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि अब उनको बीते 5 साल का हिसाब देना है। दूसरा, बीजेपी को यह करना चाहिए कि यदि आपको सत्ता में आना है, जो आपने पिछले 2 चुनावों में 13 और 18 में अपनी साख खोई है बस्तर में, उसमें वापसी के लिए आपने बस्तर वासियों के लिए क्या कुछ किया है, या दूर संभाग की जो सीटें हैं वहां किस तरह की तैयारी आपकी है। घोषणा पत्र में वाकई इस बार कोई विजन वाला आपने घोषणा पत्र रखा है, एक बार फिर से तो आप लोगों को हैंड टू माउथ बनाने की कोशिश में, इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं आरपी सिंह जी का रुख कर रही हूं, चूंकि चित्रकूट विधानसभा सीट की नजारे दिखाए जा रहे थे। हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं सपत्नी इस वक्त दीपक बैठ जी। सांसदी का सपना पूरा हुआ, पीसीसी चीफ का सपना पूरा हो गया। अब विधायक बन के मंत्री बनना चाहते हैं आरपी सिंह जी? जी, विधायक बनने के बाद कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा इसका फैसला पार्टी हाईकमान लेता है। इसका फैसला हम आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना अवश्य मैं आप बता सकता हूँ कि पूरे बस्तर की सभी सीटें हम जीतने जा रहे हैं और दीपक बैज जी भी चित्रकूट सीट को बहुत अच्छे तरीके से जीतकर हमारे सामने आएंगे। ठीक है सर, क्योंकि जनता का भरोसा उनके ऊपर है। दूसरी बात, वो आपके जो पत्रकार मित्र को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में कहीं कहीं कुछ कुछ विकास की समस्याएं हैं, तो ये बिल्कुल सच बात है। ये बिल्कुल सच बात इसलिए है कि 15 साल तक इस राज्य में कमल खिला रहा, और कमल को खिलने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक जो तत्व चाहिए वो होता है कीचड़। तो 15 साल कमल इस राज्य में खिला और पूरा प्रदेश जो है कीचड़ में बदल गया। अब 15 साल के कीचड़ को साफ करने की जिम्मेदारी जनता ने हमको सौंपी थी। हमने 5 साल में 90% कीचड़ साफ कर दिया है। 10% जो कीचड़ बचा हुआ है, इस चुनाव में 75 पार सीटें हम जीत के आ रहे हैं और 10% कीचड़ और भारतीय जनता पार्टी हम दोनों को साफ कर देंगे। सर, आपने इतनी गंभीरता से सुना हमारे रिपोर्टर को, तो आपने ये भी सुना होगा कि चित्रकूट को लेकर वो कह रहे थे कि यहाँ पर सड़क पुल पुलिया इसके लिए अभी भी लोग चाहते हैं बने। राजमन बेंजाम जी का टिकट यहाँ से काट दिया गया, चलिए उनसे त्याग लिया गया, पीसीसी चीफ को वहां उतरना था चुनाव मैदान में, ये मान लेते हैं। पर जनता के बीच जाकर कैसे जवाब देंगे कि भाई 5 साल में हम सड़क पुल पुलिया जैसी जो मूलभूत सुविधाएं वो भी आपको नहीं दे पाए? कहाँ, किसने रोक लिया था आरपी जी? किसने आपको कहा कि चित्रकूट में एक भी पुल पुलिया सड़क नहीं बनी है? अच्छा, आप कहा जी, अभी आपने सुना ना जीवनलाल हलदर को सर, तो वो यही कह रहे थे यदि मैं भी मेरे कान ठीक ठाक है सुन पाई तो आपके भी, आपने भी कहा कि भाई उन्होंने बोला अंदरूनी विकास है। अच्छी बात है कि आपने बस्तर में स्वीकार किया कि अभी भी वहां पर कई जगह जो है विकास की उम्मीद है, हमेशा बनी रहती है, निरंतर एक प्रक्रिया है विकास। लेकिन चित्रकूट की पर्टिकुलर बात कर रही हूँ, चूंकि वहां पर अभी तस्वीरें दिखाई जा रही थी। बिल्कुल, मैंने देखा। और आप चित्रकूट कितने बार गई मैं नहीं जानता। मैं चित्रकूट के उस पार जो पहाड़ी है उसके नीचे एक खाई है, वो उड़ीसा बॉर्डर का अंतिम समाप्त थाना है, मैं वहां तक जा चुका हूँ। तो मुझे आप कृपया चित्रकूट के बारे में बताने की कोशिश न करें कि वहाँ कहाँ पुल है, कहाँ पुलिया नहीं है। आप ये ठान कर बैठे हैं क्या कि आज जो है हम सिर्फ मीडिया पर हमला करते रहेंगे? उनको मैंने कहा हर जगह कोई नहीं पहुंच जाता, हर जगह आप भी नहीं गए होंगे, मेरा रिपोर्टर है लेकिन वहां पर, और वो तस्वीर बता रहा है, तो इसको तो स्वीकार कर लीजिए। बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। मेरे वो क्षेत्र पूरा घुमा हुआ है और बस्तर की एक एक इंच जमीन, एक एक फुट की जमीन को मैंने अपने पैरों से नापा हुआ है। पिछले 30 साल से बस्तर घूम रहा हूँ, तो और किसी क्षेत्र की तुलना में बस्तर को ज्यादा बेहतर समझता हूँ। मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही कहा कि अंदरूनी क्षेत्रों में, अंदरूनी क्षेत्र यानी जहाँ तक सड़क नहीं पहुंच पाई है जी सर, वहां पर अगर कुछ समस्याएं हैं तो हमारी सरकार वहां भी पहुंच रही है। मैंने कहा ना कि जगरगुंडा में हेलीकॉप्टर से फोर्स के लोग जाते थे, हेलीकॉप्टर से आते थे, आज 25 रुपए का टिकट काटकर बस से जा सकती है, बस से आ सकती हैं। ये समस्याएं जो है हमने समझी है, ये समस्याएं हमने दूर की हैं। इसके पहले क्या चलता था? कमीशन कमीशन कमीशन, हाई कमीशन। सड़क बनती थी, 2 महीने मुड़ जाती थी। जिस झीरम घाटी में हमारे नेताओं की हत्या कराई गई आपराधिक साजिश के तहत, आज
वहां देखिए क्या हो रहा है। कल एक पत्रकार ने एक वहां का वीडियो बनाकर डाला है कि जहां पर 3 पत्रकार सड़क के किनारे अपना तौलिया बिछाकर खाना खा रहे हैं, और उसमें लिखा है कि ये वही जगह है जहां से कभी गुजरने में डर लगता था, आज हम वहां बैठ के खाना खा रहे हैं। ये सिर्फ 5 साल में बस्तर इतना बदला है। नक्सलियों से दोस्ती निभाने वाले लोग बेनकाब हो गए हैं। आप देखिए, दंतेवाड़ा में नक्सलियों को ट्रैक्टर खरीद के देते हुए कौन पकड़ाता है? वहां के जिला उपाध्यक्ष कांकेर में नक्सलियों को सामान सप्लाई करते हुए कौन पकड़ाता है? डॉक्टर रमन सिंह की विधानसभा नांदगांव के व्यापारी। तो हर नक्सली के साथ बीजेपी का ही रिश्ता क्यों निकलता है? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये शुरू से आप देखते आइए। अवधेश जी बताइए, इसका जवाब दीजिए। अवधेश जी, जो आरपी सिंह जी कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। बताइए कि वाकई बस्तर में अब कुछ नहीं बचा करने के लिए, अंदरूनी क्षेत्रों में जाएंगे वहां समस्या होंगी, बाकी तो चकाचक कर दिया कांग्रेस ने वहां पर। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 10% कीचड़ अभी बचा हुआ है, जो कांग्रेस ने आजादी के बाद में 2003 तक, मतलब 53 साल का जो कीचड़ था वो 15 वर्षों में हमने साफ कर दिया। 10% बचा, उन्होंने स्वीकार किया। आप 5 वर्ष में 10% भी साफ नहीं कर पाए। 53 साल में इतना रायता फैलाया, इतना कीचड़ फैलाया, उसको भी साफ नहीं कर पाए। 5 वर्ष फिर जनता आप पे भरोसा करती, गलती करेंगी। दूसरा, मैं देख रहा था आप बोल रहे थे कि भैया धर्मांतरण में अभी हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। आप बोल रहे थे भाजपा नेता धर्मांतरित हो रहे हैं, ये तो कैसी कौन से धर्म से है? क्या वो धर्मांतरित है क्या? आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। जनता चाहती है जवाब क्या है? एक चीज और मुझे बताइए, केवल चित्रकूट में 175 मामले धर्मांतर के दर्ज है। केवल चित्रकूट में, जहां से आपके दीपक वैसी प्रत्याशी है, ऐसा क्या वहां पर हो रहा है कि 175 मामले दर्ज है? पूरे बस्तर में 1000 से अधिक धर्मांतर की शिकायत है, 1000 से अधिक शिकायत है। परंतु पुलिस को आपकी सरकार ने वहां पर बांध के रख दिया है। आपने नारायणपुर के मामले में पादरी को अगले दिन से बांध दी। आपने पूरे संभाग में जो आदिवासी धर्मांतरित थी वो या तो उसको नकली खबरवा दिया, या तो पुलिस से गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। 350 आदिवासी अभी कुछ हफ्ते पहले वहां पर छूटे हैं, और अभी जाकर के वो अपने मूल जीवन में वापस नहीं आ पाए। उससे पहले कि वो वोट करने तक नहीं आ पाए। लोकतंत्र के हथियारों के से लोकतंत्र की रक्षा की बात अच्छी नहीं लगती। आप ये रिकॉर्ड लिख रहे थे, आप धर्मांतरण के लिए आपके नेता उपेश बघेल जी स्वयं इंटरव्यू से मिलते हैं, उनको पीठ थपथपाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं बोलते हैं। आपके सभी विधायक जाकर के चर्चों में जाते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप काम करिए, और आप कहते हैं कि आप धर्मांतरण की हिस्सा नहीं है, आप विकास की बात करते हैं। पूरे बस्तर में एक काम, केवल एक काम बता दीजिए, आपने 5 वर्ष लिखा हो, केवल एक काम। पूरे बस्तर का रोड 15 वर्षों हमने बिछाया। पूरे बस्तर में जो विकास हमने किया, अभी वहां से आप तो यहाँ तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वहां पर मीडिया की कर्मी है और वो ये बता रहे हैं कि वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। आज भी वहां पर गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। पुल पुलिया नहीं आप बोल रहे हैं, और 10 कीचड़ को आप हमारे को डाल रहे हैं, जबकि आपको ये बता रहे हैं कि 5 वर्षों में क्या विकास किए। 5 वर्ष जी, फिर क्या हुआ? 2013 में 4, 18 में 11 कांग्रेस को मिली, आपको 1 ही मिली। फिर क्या वजह है? जब इतना काम किया था तो बस्तरवासी क्यों रूठ गए आपसे? वर्षों में हमको भी पूरी सीट मिली। बस्तर में हम बढ़ गए थे 15 वर्षों में, हमको नहीं मिला ऐसा नहीं है। एक पंचवर्षीय योजना में उनको मिल गई तो उसको आप बता रहे हैं। और अभी क्या होने वाला ये भी बता दीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं तो अब आप इतिहास में चले जाएंगे 50 साल में, वो 15 साल में चले जाएंगे आरपी जी, तो मैं कब की बात करूं? मैं तो 5 साल की बात करना चाह रही हूँ कि आपने क्या विजन तैयार किया अपने घोषणा पत्र में। मैंने शुरू में पूछा ही आपसे। चलिए आरपी जी, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, जो अभी कहा उन्होंने कि 125 प्रकरण दर्ज हैं। इस मामले पे कुछ कहना है आपको? फिर मैं आगे बढ़ूंगी और मूल जो विकास है उस पर रुद्र जी जो है उनसे उम्मीद करूंगी कि निष्पक्ष प्रतिक्रिया देंगे मुझे। जी देखिए सोनल जी, भारतीय जनता पार्टी में कंपटीशन इन दिनों चल रहा है कि कौन सबसे बड़ा झूठा, और जो सबसे बड़ा झूठा होता है उसको ये देश का प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो अवधेश जैन जी भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ, आज मतदान खत्म हो जाता है, आप शाम को पत्रकार वार्ता करके वो 125 नामों को सार्वजनिक कर दीजिए जिनका शिकायत जो शिकायतें दर्ज हैं। अरे आपके 15 साल के मुख्यमंत्री मुंह छुपाए घूम रहे हैं। आपके 15 साल के मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि भूपेश बघेल के सामने आकर किसी एक मंच पर बहस कर लें। आप तो बहुत छोटे आदमी हैं, आप बहुत छोटे आदमी, दूर रहिए।
आपकी प्रति केवल धर्मांतरण है, आपकी प्रति आदिवासी संस्कृति का क्या है, आदिवासी भाई को जेल भेजना है, आपकी प्रति केवल और केवल वहाँ पर नल जल योजना का पैसा खाना है। आपके नेता केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है। महादेव ऐप से 508 करोड़ रुपए खाने के 508 करोड़ रुपए खाने के आरोपी आपके मुख्यमंत्री है। अरे 36,000 करोड़ रुपए का चोर नान घोटाला उस पार्टी को लोग हमसे जान घोटाला आपने किया, जान घोटाला आपने किया, ये चोरों के घोटाला आपने किया, कौन घोटाला आपने किया, और तो धान घोटाला है उसको अरे घोटाला देखेंगे रमन तब भी आप वहाँ पर नहीं माने और कोयला के रॉयल्टी पर्ची को ऑफलाइन करके किया, तो उसमें आपने इसको क्यों नहीं ऑनलाइन लगा? चोरों से बात नहीं करनी है। टोटल घोटाले में विधानसभा में प्रश्न है 250 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है, जिनके घर गाड़ी नहीं है, जिनके घर में गरुआ नहीं है, उनको 250 करोड़ रुपए का लोगों का भुगतान हुआ है। रेटिंग अपने सामान्य रेट से अधिक मिली है, शिकायत अपने सामान्य रेट से अधिक मिला है, और महादेव ऐप का मालिक को स्वीकार कर लिया कि मैं भूपेश बघेल को पैसा दिया। महादेव ऐप का मालिक ऐप में 508 करोड़ रुपए कांग्रेस के नेता खा गए और प्रदेश में कटोरियों को संरक्षण दिए। इसका जवाब जनता चाहती है। तो गोबर मिल सके। एक विकास तो बताइए बस्तर का, एक विकास हो गया सर आपका। मैं रुद्र जी का रुख कर लेती हूँ तब, यदि हो गया आप दोनों का तो, क्योंकि आप दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे तो बात तो समझ नहीं आई होगी दर्शकों को। लेकिन रुद्र जी आपसे समझना चाहते हैं, चित्रकूट बेहद महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए भी, दीपक बैज जी के लिए भी। विनायक गोयल यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं और जाहिर तौर पर सांसद भी बने, पीसीसी चीफ भी बन गए। अब विधायक आरपी सिंह जी भले बोले कि आप और हम तय नहीं करेंगे, सही बात है, ये हमारा तय करने का काम भी नहीं है, तय करने का काम जनता का है, वो कर रही है। लेकिन एक उम्मीद तो होती है, उम्मीद ये कि आदिवासी का बड़ा चेहरा है दीपक बैज जी और भविष्य में आदिवासियों की राजनीति दोनों ही दल करते हैं, तो क्या आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को देखते हैं? कहते हैं कि इसीलिए उन्होंने सांसद बनने के बाद भी विधायकी का चुनाव लड़ना पसंद किया। किस तरह देख रहे हैं रुद्र जी इसको? देखिए कि जहां तक दीपक बैज जी का सवाल है, ये पहले भी विधानसभा का चुनाव जीते और उनको लोकसभा से चुनाव लड़ाया, वहां भी वो अभी पिछले चुनाव में सांसद निर्वाचित हुए थे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये तो हर नेता के साथ ये बात जुड़ी होती है कि सीढ़ियां सामने रहती हैं, जो सीढ़ियां मिलते जाती है उसके हिसाब से वो आगे कदम बढ़ाते हैं। हम ये अभी से तो ये नहीं कह सकते कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं या नहीं करेंगे या आगे क्या उनकी स्थिति बनेगी। लेकिन निश्चित रूप से जो आप बस्तर क्षेत्र है, वहां पर पहले कांग्रेस ने मोहन मरकाम जी को, एक आदिवासी नेता को, प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी थी और अब उसके बाद दीपक बैज जी को वहां जिम्मेदारी दी गई है। उनके अंदर निश्चित रूप से कोई योग्यता क्षमता देखकर कांग्रेस ने यह फैसला किया होगा। लेकिन जब चुनाव है तो वहां तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि वहां का मतदाता है वो उन्हें कितना पसंद करता है। इसके पहले उन्होंने तो अगर रिकॉर्ड देखें पिछला चुनाव, तो उन्होंने तो प्रमाणित किया है कि वो चुनाव में लोगों की पसंद रहे हैं। इस बार लेकिन हर चुनाव एक चुनौतीपूर्ण होता है। इस चुनाव में उन्होंने जीत कर तो ये, और उसके साथ साथ अपने आसपास के क्षेत्रों में भी कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करके वो ये उनके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है, उनके सामने एक चैलेंज भी है कि वो एक बस्तर को जब कांग्रेस ने अपने पार्टी की कमान सौंपी है तो बस्तर में जो पिछला चुनाव का रिकॉर्ड था वो चुनाव फिर से वो रिकॉर्ड वो परिणाम फिर से दोहराया जाए, ये चुनौती दीपक बैज जी के सामने है। और ये सिर्फ इतनी चुनौती है रुद्र जी, इतनी चुनौती है, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके विरोधी भी उतनी संख्या में बढ़ जाते हैं और फिर उसे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। राजमन बेंजाम जी का टिकट यहां से काटा गया, एक सीट की बात नहीं है, कई जगहों से काटा गया, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। क्या ये जो विरोधी हैं ये प्रभावित करेंगे इन नतीजों को? और वो कौन कौन सी इन 20 में से सीटें हैं महत्वपूर्ण, रुद्र जी आपसे विस्तार से जानना चाहती हूं, जहां पर मुश्किलात खड़े कर सकते हैं विरोधी दोनों ही दलों के लिए? जी,
कांग्रेस ने तो वैसे अपने जो एमएलए है 71, उसमें से उन्होंने 22 विधायकों की टिकट काटी है इस बार उन्हें दोबारा। उसके अपनी दलील है कांग्रेस की और वो अपनी जगह है, लेकिन ये तो निश्चित रूप से बात कही जाती है कि जब भी किसी भी मौजूदा विधायक को की टिकट कटती है तो उसमें मायूसी रहती है और उनके समर्थकों में मायूसी रहती है। अब ये कांग्रेस ने इतने जो चुनाव का जो बीच का जो समय गुजरा है उसमें उन लोगों के मान मनोबल में कितनी कामयाबी हासिल की है, ये इसको नतीजे में दिखाई देगा। प्रभावित तो हर कोई होता है, जिसको भी आप वंचित करेंगे वो तो उसके ऊपर उसका इस बात का असर होता है, लेकिन वो इसको कितना संभाल सकते हैं, कितना मैनेज कर लिए हैं और उन्हें संतुष्ट कितना कर लिए हैं, इस बात का असर आने वाले समय में नतीजे में दिखाई देगा। जहां तक महत्वपूर्ण सीटों का सवाल है, 20 जो अभी चुनाव हो रहे हैं, जहां अभी मतदान चल रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो अभी हमने जिनके नाम की जिक्र किया, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज भी हैं और कवर्धा से उनके कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रदेश सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर चुनाव लड़ रहे हैं, और कवासी लकमा है कोंटा से जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, मोहन मरकाम है